बच्चों गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी आ जाइए फटाफट। सर हाँ बेटा। सर ये मैं आज ये टॉपिक देख रहा था, तो ये रेजोनेंस ट्यूब आ सकता है हम लोग के पेपर में? रेजोनेंस ट्यूब बेटा पिछले कई सालों से आया तो है नहीं। सर देख रहा था, सर क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, टॉपिक लिखा था और क्वेश्चन नहीं थे। पिछले कई सालों से आया नहीं बेटा। तो सर करना और है बच्चों उसको? रेजोनेंस ट्यूब जरा सा है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई टॉपिक तो है नहीं। मेरे को सर लेंथ वाला समझ नहीं आया था। हाँ वो हम करा देंगे, वो हम करा देंगे, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिसमें बहुत विचार करना है, ये एक झटके का है ना। आइए बच्चों, हम लोग जो है कल मैंने आप लोगों को प्रोग्रेसिव वेव में इक्वेशन वगैरह बनाना सिखा दिया था, और कल के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं बेटा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने, स्क्रीन आ रही है बच्चों? नो सर। ये देखिए, ये बेटा हम लोगों ने कल वाली क्लास में टाइप्स ऑफ वेव पढ़ ली थी। इसके बाद हम लोगों ने बेटा डिस्टरबेंस पढ़ लिया था, पीरियोडिसिटी पढ़ ली थी, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव बनाना सीख लिया था, इक्वेशन बनाना सीख लिया था। हम लोगों ने इसमें बेटा एक काम और कर लिया था कि हम लोग जो है पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी तक पहुंच गए थे, फेज निकालना देख लिया था। और बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एक काम और कर लिया था कि पार्टिकल वेलोसिटी निकालकर एक बड़ा सा रिलेशन है पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, ये हम लोगों ने कर लिया था। और बेटा स्लोप वाला रिलेशन हो गया था। प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो सब आप लगा सकते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ तक का काम पूरा हो गया है और आप लोग जो है प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं बेटा। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देख लीजिए जल्दी से, किसी को कुछ पूछना है? देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपको, मैं आप में से किसी को पूछना है, इसमें कोई ऐसी चीज है जो ना निकले? सर जी नंबर, प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेव वेक्टर। के होता है इसमें, देखो डायरेक्शन निकल आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव निकल आएगा 4 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड निकल आएगा। टाइम पीरियड निकालेंगे हम लोग तो एक हमारे पास, सारे बच्चे अलग अलग अगर आप लोगों ने याद किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने अगर इसको लर्न कर लिया कि 4 साइन और आप लोगों ने 2 पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई टी 0.02 और -2 पाई अपॉन 100, और ये टी हो गया। बेटा अगर हम बात करेंगे तो ये वाली चीज हमारी जो है ना कोफिशिएंट, ये हमारी ओमेगा की जगह पर है और ये हमारा के की जगह पर है बेटा, तो ये हमारा के एक्स आ गया, राइट। और अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये वाई की वैल्यू आ जाएगी।
है ना बच्चों। अच्छा बेटा, हम अगर बात करें यहाँ पे आवाज आ रही है? Yes, sir. बच्चों अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो के आ जाएगा, के को कहते हैं 2π/100, और 2π/100 हो जाता है तो ये आ जाता है 2π/λ। और लैम्डा की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो लैम्डा की वैल्यू भी निकल आएगी और के की वैल्यू भी निकल आएगी। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव वेक्टर का मतलब होता है के। अब बता दीजिए, सारी चीजें निकल आएंगी बच्चों? आवाज नहीं आई आपकी। और अगर फेज निकालना है तो फेज निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर 2π बेटा 2π, गुड इवनिंग बेटा, 0.02 और t और 2π/100 x आ जाएगा। ये फेज कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आपको t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालनी हो तो इनिशियल फेज आ जाएगा हमारा 0। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो j नंबर पॉइंट पे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो a ओमेगा होती है। a की वैल्यू 4 है और ओमेगा की वैल्यू है 2π/0.02। चलो बेटा और बताइए बच्चों, कोई देखिए इसका ऐसा कोई पॉइंट है जो ना आया हो? आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. मैंने एक और चीज बताई है आप लोगों को, ये देख लीजिएगा, यूनिट ऑफ x इक्वल टू आ जाएंगे यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ लैम्डा और यूनिट ऑफ y ये आ जाएगी यूनिट ऑफ, बेटा यूनिट ऑफ आ जाएगी y इक्वल टू यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और वेव वेलोसिटी में आपका आ जाएगा dx/dt और dx ओवर dt में यूनिट ऑफ x आ जाएगा। कभी कभी x को और y को अलग अलग यूनिट में दे देते हैं तो यूनिट ऑफ t आ जाएगा। बेटा हम बात करेंगे, अगर हम लोग वीपी की बेटा बात करते हैं तो ये आ जाएगा dy/dt। बेटा ये आ जाएगा यूनिट ऑफ y और डिवाइडेड बाई आ जाएगा यूनिट ऑफ t आ जाएगा। इतनी सारी बातें हैं, अच्छे से लर्न कर लीजिए बेटा। ठीक है, नीचे आ जाइए। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इसमें आप इनिशियल फेज की बात करेंगे तो y इक्वल टू 4 साइन, और जब आप इनिशियल फेज की बात करेंगे तो हमेशा आप इसको इस तरह से लिखेंगे सभी बच्चे। जब भी डिस्कशन होगा फेज का या फेज डिफरेंस का तो हमेशा हम इस तरह से लिखेंगे। और हमें लगता है बच्चों जल्दी आ जाइए, बता जाइए ज्वाइन है तो कोई सर। क्या बात है। अरे भाई, इज एनीवन शाहरुख खान इन माय क्लास? अरे शाहरुख भाई, शाहरुख माइक खोलो यार भाई। कहाँ से हो भाई? सर कैमरा ऑन कराइए शाहरुख खान का। अरे कहाँ हो, कहाँ से हो कहाँ से हो भैया शाहरुख? शाहरुख बताओ कि माइक ऑन कर। इलाहाबाद से हो? हैं हमें यार तो बोलो यार भाई। भैया इलाहाबाद से हो? अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज बहुत है। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो बेटा कल हम लोग बात करते हैं। हम लोग तो यार थोड़ा सा सस्पेंस में आ गए यार, कि ऐसा ना हो कि सर मन्नत से केमिस्ट्री की क्लास में बोल हैं। सर केमिस्ट्री की क्लास में बोल रहे थे गौरी ने मना किया है। क्या गौरी ने क्या मना क्या मना किया है? कैमरा ऑन करने कैमरा के ऑन करने लिए। से गौरी ने मना किया। किसने मना किया है? गौरी ने। गौरी, अच्छा
कोई बात नहीं बेटा। तो बेटा चलिए ठीक है। तो बेटा हम तो समझ रहे थे डायरेक्ट जो है मुंबई से मन्नत से माँ एकदम, हम तो आपके मन्नत के सामने फोटो खिंचवा के आए हैं। हाँ वहां पे जो शाहरुख खान का बंगला है ना, वहां से बेटा फोटो खिंचवा कर आए हैं। और दूसरी सर, फोटो हमने, सर स्क्रीनशॉट ले लें, आज स्टेटस लगाएंगे शाहरुख खान इन माय क्लास। अच्छा हम हैं, अच्छा बेटा चलो ठीक है बच्चों आ जाइए। कहाँ कहाँ का लगा दे, अमिताभ बच्चन हमारे बगल में खड़े थे, उनसे मिलने गए थे। वो अपने घर के बाहर निकलते थे ना पहले बेटा। हाँ घर के बाहर संडे को 6 बजे निकलते थे अपने बंगले के बाहर। चलो बेटा बहुत बढ़िया। आइए बेटा ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अच्छा ये वाला जो है ना, सर चलिए शीट आप सेंड करेंगे क्या? y इक्वल टू, पूरी कोशिश करेंगे, सर y कल इक्वल वाली भी टू नहीं करी थी आपने सेंड। कल वाली और ये वाली आज एक ही में मिक्स है ना बेटा। नहीं ये सर देखो परसों वाली। हाँ अच्छा अच्छा वो हो नहीं पाई थी, चलो अभी करते हैं। देख लीजिए बेटा, ये देखिएगा, ये देखिएगा। हाँ बेटा बस चैट बंद करो शाहरुख। और ये आ जाएगा बेटा π/6, और ये आ जाएगा बेटा आपका, और इसको हम लोग कर देंगे 30। तो जिस भी साइन के साथ, कॉन्सेप्ट होता है जिस साइन के साथ x और t होता है, तो याद रखिएगा इसी को हम हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म ले लेते हैं, क्योंकि इसी के साथ x और t दिया गया। तो जब हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म ले लेते हैं तो ये वाला जो है ना, कांस्टेंट। ये वाला पूरा का पूरा हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा, और इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म। ये एम्पलीट्यूड होता है बेटा, और ये 16 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर π/4 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे साइन ऑफ π/6 आ जाएगा। बच्चों ये 16 आ जाएगा, 1/√2 की पावर 2 हो जाएगी, 1/√2 की पावर आ जाएगी 2, और इंटू 1/2 आ जाएगा बच्चों। और देख लीजिए फटाफट, ये आंसर हमारा 2 यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो है सब में 2 2 2 और 2 आ रहा है, तो बेटा ये 8 और 2 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा ये वाला जो है ये आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू साइन की वैल्यू आधी यानी 2 आ जाएगी। और इसी तरह से बेटा हम जब बात करेंगे इसकी, तो बताओ क्या इस इक्वेशन में सारे बच्चे सब कुछ कर निकाल सकते हैं? y इक्वल टू 9 साइन, और बेटा पाई आ जाएगा, और आ जाएगा 10t माइनस आ जाएगा हमारे पास। और प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 2x आ जाएगा, और y इक्वल टू जब निकालेंगे तो आएगा 9 साइन और 10 पाई आएगा, और माइनस आ जाएगा 2πx आ जाएगा, और y इक्वल टू बेटा निकालेंगे तो आएगा a साइन ओमेगा t, और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास -kx आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए फटाफट आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप बताइए कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको ना निकाल पाए? सारी चीजें फिर से पूछी गई हैं। ओके बेटा बेटा हम अगर आ जाते हैं आगे, तो बच्चों जरा हम आगे आ जाते हैं, और हमारे पास ये जैसे है, अब यहां से सवाल शुरू होते हैं, जैसे इनमें से प्रोग्रेसिव वेव छांटनी है। तो ये आपकी बेटा, ये आपकी x इक्वल टू 0 है, और जब किसी वेव में अगर हमारा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t का स्ट्रक्चर हो, और उसमें x इक्वल टू 0 हो, तो ये बेटा SHM तो बताएगा लेकिन वेव नहीं बताएगा। SHM तो बताएगा बट नॉट वेव। ये वाला है नॉट प्रोग्रेसिव वेव।
PW नहीं है, प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। अच्छा, नीचे वाले में हमारा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस एक्स होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा टी और के एक्स के बीच में यानी टी और एक्स के बीच में हमारा प्लस माइनस का साइन होना चाहिए, बट हमारा बेटा इस तरीके का नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब डेफिनेटली ये हमारा केस जो बन जाएगा, ये केस हमारा नॉट प्रोग्रेसिव वेव, यानी कि प्रोग्रेसिव वेव हमारा ये वाला भी नहीं आ जाएगा। बेटा हमारी प्रोग्रेसिव वेव है तीसरे नंबर पे और प्रोग्रेसिव वेव है बेटा चौथे नंबर पे। ये हमारी प्रोग्रेसिव वेव की कंडीशन आती है और ये फुलफिल करती हैं सारी की सारी कंडीशन को। सर सेकंड वाला स्टैंडिंग वेव की क्वेश्चन हो सकते हैं ना? सेकंड वाला स्टैंडिंग वेव है तो प्रोग्रेसिव वेव पूछा गया है हम लोगों को। सेकंड वाली स्टैंडिंग वेव है, नो हाँ, डाउट। लेकिन स्टैंडिंग वेव की हाँ, तो इसलिए स्टैंडिंग वेव की वजह से नहीं करेंगे। अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, जिसमें हम लोगों को ये दिया जाता है y इक्वल टू a अपॉन b प्लस और बेटा x प्लस माइनस वीटी का होल स्क्वायर। अगर ये जनरल फॉर्मूला दिया जाए और कोई भी इस तरीके का कंडीशन आ जाती है बेटा, अगर कोई भी इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो इस तरह के केस में हमारी ये इक्वेशन जो है ना बेटा, ये हमारी इक्वेशन जो है वो पल्स की हो सकती है, इक्वेशन ऑफ पल्स। और जो बेटा पल्स होती है ये हमारी एक प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड वेव होती है बेटा। नीचे आगे दिया होगा, कॉम्प्लिकेटेड वेव दिया है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ पल्स दिया है बेटा, ये देखो दिया है, गुड बेटा, देखो ये दिया है। तो वेव पल्स डिस्टरबेंस होता है हमारा, उसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नीचे गलत दिया गया है, y इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस और ये बेटा आ जाएगा आपके पास, याद रखिएगा, x प्लस माइनस वी टी होल स्क्वायर, ऐसे दिया गया है ना बेटा, x प्लस माइनस वी टी का होल स्क्वायर दिया गया है। और अगर इस तरह की इक्वेशन आती है ना बेटा, एक सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, तो पहली बात तो ये कॉम्प्लिकेटेड वेव है, ये पल्स का फॉर्मेट है। दूसरी बात है, इसमें कोई पूछे कि एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड अगर निकालना होता है तो आप सबको पता है कि एम्पलीट्यूड y की मैक्सिमम वैल्यू होती है, बताओ बच्चों। और y की मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए सारे बच्चे देखिएगा, रेड पेन से देखिएगा, अगर हम y की वैल्यू को मैक्सिमम करें तो आपको डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम करने के लिए आपको x, बेटा याद रखिएगा, x प्लस माइनस वीटी को आपको 0 कर लेना है। इसका मतलब है आपके पास y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है, a डिवाइडेड बाई b आ जाती है, सीधे डायरेक्ट एम्पलीट्यूड हमारा आ गया। अच्छा, कोई पूछे आपसे कि इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ पल्स, तो डायरेक्शन ऑफ पल्स अगर हम निकालेंगे बच्चों तो आपको वही है x एंड t के बीच का साइन, x और t के बीच का साइन, x और t के बीच का जो साइन है ये साइन आपका दिया जाता है प्लस, और x एंड t के बीच का जो साइन है बेटा ये साइन दिया जाता है अगर माइनस। तो अगर प्लस दिया जाता है तो वेव हमारी माइनस एक्स की एक्सिस की ओर चलेगी, और अगर माइनस दिया जाता है तो प्लस एक्स एक्सिस की ओर चलेगी। देयर इज नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, आपको मैं बताऊं कि जैसे ये वाली वेव है, जरा बताइए इस कॉम्प्लिकेटेड वेव में जरा डायरेक्शन ऑफ मोशन बताइए। तो सर डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगी माइनस एक्स एक्सिस, बोलिए प्यारे बच्चों। और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड में y मैक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगा। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो एक बात सारे बच्चे समझ लीजिएगा,
2 नीचे बता देते हैं। इसमें वेलोसिटी जो होती है बच्चों, अरे वेट कर, वेट, ये देखिए बेटा, नीचे बताते हैं आपको। ये देखिएगा, ये देखिए, ये इस कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहते हैं। जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको कोफिशिएंट ऑफ, भैया कोफिशिएंट ऑफ यानी वेलोसिटी जो होती है उसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ टी। वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज कोफिशिएंट ऑफ टी। वेलोसिटी इक्वल टू, याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी। बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाना चाहिए? शुड बी 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर 1 के बराबर है, बोलो फाइका समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? रिपीट करो, बोलो बेटा। कब हम लोग निकालेंगे? क्या मतलब है इसका, बताइए इसका क्या मतलब है? कोई बच्चों इसका मतलब बताइए। कोफिशिएंट एक्स का क्या होना चाहिए इस समय? 1। और अगर कोफिशिएंट कभी एक्स का 1 नहीं दिया है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में दिया गया है, और जो है आपका कोफिशिएंट टी का होगा वही आपकी वेलोसिटी है। जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले में 72 कर लेंगे और 8 कर लेंगे, और ब्रैकेट में अंदर से हम 4 कॉमन ले लेंगे, और आपके पास x प्लस 2/4 आ जाएगा, और ब्रैकेट में ये पूरा स्क्वायर कर देंगे। हमें इससे क्या मतलब है, स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बताओ कि यहाँ पे बताओ कि x का कोफिशिएंट कितना आ गया बच्चों? x का कोफिशिएंट कितना आ गया? 1 आ गया। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो जाएगा? ये हमारी वेलोसिटी ऑफ पल्स आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे कोफिशिएंट ऑफ टी। लेकिन कंडीशन होती है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी, एक्स कितनी होनी चाहिए? 1। बताइए कितना आंसर आ जाएगा? 2/4 आंसर आ जाएगा। 2/4 का मतलब है 0.5। राइट बेटा, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। और बच्चे बताइए, बाय बाय टाइप करिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर एक बार फिर से बता दीजिए। रुबैदा बताओ क्या कह रही हो? यस सर। और बच्चे बताएं, जरा बाय बाय टाइप करिए। अभिया तुम कल नहीं आई थी? बहुत लैग हो रहा है बेटा, लैग वैग हो रहा है कहीं? सर हमारे में तो ठीक है सर। अच्छा, और नो सर। नो सर, फ्लैग नहीं हो रहा। हम टाइमिंग में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है बेटा, पूछ लिया करो कभी कभार, कभी कभार फोन ऑन कर लिया करो, बता दिया करो टाइमिंग है बेटा। चलिए चलिए बेटा, चलिए चलिए चलिए, डन 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 डन। इंटेंसिटी, यहां तक का काम समेट लिया हम लोगों ने पूरा। एक नहीं समेट पाए हम लोग, ये वाला नहीं समेटा हम लोगों ने। कि जैसे कोई पूछे कि कॉम्प्लिकेटेड वेव कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो कॉम्प्लिकेटेड वेव कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, हार्मोनिक वेव में क्या होता है, साइन या कॉस होता है। यहां पर लिखा है हार्मोनिक वेव में साइन या कॉस का टर्म होता है। हार्मोनिक वेव में साइन या कॉस का टर्म होता है बेटा। लेकिन ये आपकी हार्मोनिक वेव है ही नहीं। अब कॉम्प्लिकेटेड वेव में साइन या कॉस का टर्म नहीं होता है, तो कैसे प्रूफ करेंगे?
कॉम्प्लिकेटेड वेव में कोई भी वेव कॉम्प्लिकेटेड वेव है कि नहीं? आप कॉम्प्लिकेटेड वेव के लिए कंडीशन ले लीजिए बच्चों, और कॉम्प्लिकेटेड वेव के लिए जब आप कंडीशन ले लेंगे ना, तो मैं तो आपसे बोलूंगा कि y इक्वल टू कैलकुलेट करिए जब x की वैल्यू 0 हो और t की वैल्यू 0 हो। मैं बोलूंगा कि x की वैल्यू 0 पे और t की वैल्यू 0 पे जरा आप चेक करो कि y कितना आ रहा है। चेक करो कितना आ रहा है। आई थिंक 5/4 आएगा। ये पूरा 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये पूरा 0 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ रही है, और x इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे और t इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये बेटा प्लस आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट में 4 ऐड करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 भी अपने आप में एक फाइनाइट वैल्यू होती है। 0 को इनफाइनाइट वैल्यू नहीं कहते हैं, फाइनाइट वैल्यू होती है। तो जब अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये हमारी इक्वेशन, हेंस इट इज कॉम्प्लिकेटेड वेव। कॉम्प्लिकेटेड वेव की, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। दो प्रकार की आपकी वेव्स होती हैं, एक होती है आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, एक होती है बेटा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेसिव वेव। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेसिव वेव की ये इक्वेशन है बेटा। तो जितने हमारे 29 बच्चे जुड़े हुए हैं, इतने ही बच्चे आपके बैच में बचे हैं, बाकी तो 2-4 बच्चे ऑफलाइन चले गए जो 37, 38 हुआ करते थे। अब आप लोग जो है अपने संभाले रहिए जब तक एग्जाम ना हो जाए। बेटा बता दो, कॉम्प्लिकेटेड वेव की पहचान समझ में आ गई बच्चों को? जल्दी से बता दीजिए बच्चों। कोई भी आपको इक्वेशन दे दी जाए तो कौन सी वेव हम, जैसे मतलब सवाल कभी आज तक इस तरीके का आया नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया y इक्वल टू 1/x माइनस 2t बोल दिया। जरा बेटा चेक करो कि y इक्वल टू 1/x माइनस 2t हमारी वेव की इक्वेशन कौन सी वेव है, कॉम्प्लिकेटेड वेव है कि नहीं? तो बताओ x बराबर 0 पे और t बराबर 0 पे जरा पुट करिए, बताइए बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है, और x इक्वल टू इनफाइनाइट पे और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे पुट करिए, बताइए बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है 0 और ये आ रही है बेटा आपकी, बोलो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब इनमें से इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड वेव नहीं है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जाती है, कोई भी वैल्यू हमारी y की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, इसका मतलब नॉट कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेसिव वेव। बोलो बेटा, बिंदु क्लियर हो गया? कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है साइन या कॉस के बिना, साइन या कॉस के बिना, और अगर साइन और कॉस रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस मैंने आपको बताया। सपोज करिए ये हमारी जो एक जनरल इक्वेशन है किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के लिए, तो ये जनरल इक्वेशन में ये वाला आपका फेज का टर्म बताता है, और फेज वो टर्म होता है जो किसी इंस्टेंट में, देखो फेज वो टर्म होता है जो आपके किसी इंस्टेंट में, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये हमारा एक तरह से कहा जाता है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है, पोजीशन को भी इंडिकेट करता है। तो पोजीशन एंड डायरेक्शन दोनों को इंडिकेट करने वाला टर्म जो होता है वो फेज होता है बेटा। तो पार्टिकल के ऑसिलेशन की पोजीशन, बेटा हमारे पास जो फेज हमारा है 2π/, ये एंगुलर टर्म को फेज कहते हैं। तो अब इस फेज को हम लोग दो अलग अलग सिचुएशन में देखने जा रहे हैं। पहली सिचुएशन है कि जब डिफरेंट पोजीशन हो, मतलब कहा जाता है कि सेम टाइम पर हमारा पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पर आ जाए। देखो ये सेम टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन डिफरेंट हो जाए, यानी कि φ1 आ जाएगा x1 और φ2 आ जाएगा x2, और टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों।
तो ऐसी कंडीशन की बात हम करेंगे तो phi1 phi2 हो जाएगा हमारे पास, phi1 माइनस phi2 करेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा x2 माइनस x1 हो जाएगा। और डेल्टा फाई की बात करेंगे बेटा हम लोग, तो ये डेल्टा फाई हो गया, तो ये डेल्टा एक्स हो गया। जल्दी से बताइए, दोनों को माइनस कर लेंगे, बहुत पुराना सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेल्टा फाई इक्वल टू हम लोग कभी कभी के ले लेते हैं और डेल्टा एक्स कर लेते हैं। के को कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहा जाता है, वेव वेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एट सेम पोजीशन, हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया बेटा, एट सेम पोजीशन we have different phase at different time, डिफरेंट फेज आपका डिफरेंट टाइम पर आ जाता है बच्चों। तो अगर डिफरेंट फेज आपका डिफरेंट टाइम पर आ जाता है बच्चों, तो वेरी सिंपल है कि हमारा phi1 आ जाएगा 2 पाई t1 अपॉन t माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, phi2 आ जाएगा 2 पाई t2 अपॉन t माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। हमने इनको माइनस कर दिया तो डेल्टा फाई इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाई t इंटू डेल्टा t आ जाएगा बच्चों। और बच्चों इसको डेल्टा फाई इक्वल टू हम लोग ओमेगा भी कह सकते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास कुल मिलाकर डेल्टा टी। ऐसी वाली वैल्यू भी अच्छे से याद कर लेते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन कहा गया है नीचे वाला, सर स्लाइड थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ मैं आप लोगों को बिल्कुल बेटा भेज दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं टेक्निकली साउंड हूं, चिंता नहीं करिए, ये तो मैं बोल देता हूं बच्चों को, आई एम टेक्निकली साउंड पर्सन। जी सर। देखो बेटा ऊपर वाला हो गया, हाँ सर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, नीचे आइए, नीचे आइए बेटा। यहाँ पे बात करते हैं तो एट एनी इंस्टेंट द फेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन द टू पार्टिकल इफ पाथ डिफरेंस इज 2 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि फेज डिफरेंस के फॉर्मूले में तो आपके पास 2 पाई बाई लैम्डा यानी k इंटू आ जाएगा पाथ डिफरेंस, और y इक्वल टू 8 साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया करो, 2 पाई इंटू 0.1 x माइनस 2 पाई इंटू 2t आ जाएगा। यानी कि कोफिशिएंट जो हमारा, कोफिशिएंट जो x का होगा यही हमारा k आता है बेटा, और ये वैल्यू आ जाती है 0.2 पाई। बोलो बेटा डन हो गया, तो 0.2 पाई यहां लिख दिया और ये 2 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.4 पाई, और 0.4 पाई को लिखेंगे 4/10 पाई, ये लिखेंगे 2 पाई बाई 5, इसको कहेंगे रेडियन। और अगर फेज हमारा 2 पाई बाई 5 रेडियन है तो आप इसको अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 और 180 अपॉन 2 पाई, 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया। बोलो बच्चों कितना आ गया, जल्दी बताइए, बोलिए। अरे सॉल्व करो भाई जल्दी से। 72 72 डिग्री। डिग्रीज। ये तो मैंने आपको रेडियन से आपको मैंने बना दिया, यहाँ पे डिग्री में बनाना बता दिया। और अगर डिग्री से रेडियन कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे डिग्री से रेडियन जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग 180 अपॉन पाई, एक मिनट, डिग्री से रेडियन जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे 180 अपॉन बेटा पाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फेज डिफरेंस दिया है डिग्री में, पाथ डिफरेंस की वैल्यू, तो बेटा सबसे पहले फेज डिफरेंस को लिखेंगे 30 डिग्री को आपको लिखना पड़ेगा पाई बाई 6 लिखना पड़ेगा। तो बेटा डेल्टा फाई की वैल्यू होती है हमारी 2 पाई बाई लैम्डा, और ये आ जाता है डेल्टा एक्स। और आपको पता है यहाँ पे पाई बाई 6 कर लेंगे, यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा कर लेंगे। बेटा यहाँ पे डेल्टा एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, बताइए बताइए बताइए, ये निकालना है, बताइए, इसको कैंसिल करिए फटाफट। कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 12 आ रहा है,
यस सर तो लैम्डा बाई 12 आ गया हमारा आंसर। आ गया बेटा। इसी तरह से टाइम डिफरेंस दिया है t/4। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर टाइम डिफरेंस t/4 दिया है और आपको फेज डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई कैपिटल टी इंटू बेटा स्मॉल डेल्टा टी आ जाएगा, और 2 बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल डेल्टा टी का मतलब हो गया t/4। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो π/2 आंसर आ जाएगा, और इसको 90 डिग्री कह देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होती है, ये होती है एनर्जी। वेव मोशन में जो एनर्जी होती है जो प्रोपेगेट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस थ्रू ऑसिलेशन। लेकिन जो रेशियो होता है एमिटिंग पावर पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ट्रांसमिटिंग पावर पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी कहते हैं। यानी पावर पर यूनिट एरिया का मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं I इक्वल टू आ जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया इंटू आ जाएगा बेटा टाइम। और एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम को कहते हैं पावर। वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी होती है बेटा, इसकी यूनिट आ जाती है बेटा। इसकी जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है हमारा कि 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर चलेगा और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर चलेगा। और याद रखिएगा अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करते हैं तो पॉइंट सोर्स के लिए इन्होंने एक लाइन लिखी है तो पहले बता ही दे रहे हैं। पॉइंट सोर्स के लिए अगर पॉइंट सोर्स की बात करेंगे तो पॉइंट सोर्स के लिए आपके पास इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। आपको पता है बेटा यहां से फॉर्मूला आ जाता है I1 अपॉन I2, और क्योंकि ये ए स्क्वायर और एन स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं ओवरऑल। क्या हम लोग इसको ओवरऑल ये नहीं लिख सकते हैं बेटा? इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो क्या हम इसको ए स्क्वायर एन स्क्वायर लिख सकते हैं? तो हम लोग इसी से फॉर्मूला अगर बना लें तो हमारे पास A1 अपॉन A2 आ जाएगा और N1 अपॉन N2 आ जाएगा। हम लोग का कोई भी सवाल इस तरीके का आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर सवाल गलत हुआ तो फिर समझ लीजिएगा। नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। नीचे वाला क्वेश्चन बेटा जल्दी से बताइए। हो गया? फोर इज टू वन और 16:1 ये अलग अलग आंसर आ रहा है भाई साहब। फोर इज टू वन आएगा। हाँ सर 4:2। 16:1 वाले बच्चे बताएं करेक्ट हो गया? जो बच्चा 16:1 वाला है जरा बताए करेक्ट हो गया बच्चे? ठीक है।
अब अगर मैं आपसे ये कह दूं, एक जगह आप गलत कर देते हो, मैं आपसे ये कह दूं कि y1 इक्वल टू दिया है 5 साइन 2 पाई और 10t माइनस 0.1 x, और y2 इक्वल टू दिया है आपके पास 10 साइन 2 पाई और बेटा ये आ जाएगा 20 पाई 20t और माइनस 0.2। अगला सवाल है, फॉर टू वेव्स बता दीजिएगा, कंपेयर I1 अपॉन I2। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन बड़े सोच समझ के दिया है। कंपेयर I1 अपॉन I2। वन इज टू 16 आ गया। प्रियंका उत्कर्ष, गरिमा का 1:4 आया केवल। गरिमा कोई बात तुम्हें याद आ रही है क्या? सर मैंने दोनों की वेव स्पीड निकाल दी, वो दोनों की सेम ही आ रही है, इसलिए Good. वो ओमेगा में कोई चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। गुड, एम्पलीट्यूड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, मैंने बड़ा लॉट ऑफ कंफ्यूजन वाला सवाल है। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ओमेगा टी का कोफिशिएंट। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसी कंडीशन पे इसको भी देख लिया जाता है, इसको भी देख लिया जाता है, और आप ओमेगा अपॉन के चेक करो। और अगर ओमेगा अपॉन के चेक करेंगे तो पहले में आ रहा है इतना और दूसरे में आ रहा है इतना। इसका मतलब दोनों में कितना कितना आ रहा है, दोनों में बेटा आंसर 100 आएगा, और दोनों में आंसर 100 आएगा। इसी को कहते हैं वेव स्पीड। तो अगर वेव स्पीड सेम रहती है तो पक्का है कि ओमेगा हैज नो इफेक्ट, तो हम लोग केवल ले लेंगे A1 और केवल ले लेंगे A2। तो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 अपॉन I2, और बेटा ये आता है A1 अपॉन A2, और ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का कोई लेना देना नहीं है, तो ये कट जाएगा। तो केवल आपका A1 अपॉन A2 ले लेंगे। आप बताइए, फंडे याद रख लीजिएगा, ये बहुत कम बच्चे इस चीज को जानते हैं, तह तक पहुंचते नहीं, मैं बता रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। हो गया बच्चों? तो इसका आंसर समझ में आ गया? तो मैं इसका ये सॉल्यूशन हटाए दे रहा हूं। ऐसी कंडीशन में हमेशा आप लोग चेक कर लिया करेंगे। एक सवाल और दे देंगे, इस जगह मिल जाएगी। ऐसी कंडीशन में आप चेक कर लिया करेंगे कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा बाई के चेक कर लो तो काम बन जाएगा बेटा। चलो पहले टाइप्स ऑफ सोर्सेज पढ़ा देते हैं बेटा। हमारे टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स और बेटा प्लेन सोर्स। लर्न कर लो कि इसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट आता है, वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट होता है किसी भी, देखो
किसी भी ज्योमेट्रिकल किसी भी वेव का सोर्स से निकलने पर जो ज्योमेट्रिकल पाथ होता है उसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। तो किसी भी सोर्स का, देखो बेटा, किसी भी सोर्स से जब वेव निकलती है तो ज्योमेट्रिकल पाथ जो होता है उसको वेव फ्रंट कहते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा पॉइंट सोर्स है तो उससे जो हमारी वेव चलेंगी वो ऐसे 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 ऐसे, ये वेव हमारी ऐसे चलती हैं बाहर की ओर। ये देखो, ये वेव हमारी ऐसे चलती है बेटा बाहर की ओर, ये वेव हमारी इस तरह से चलती है। तो वेव हमारी आउटवर्ड चलती हैं। मान लीजिएगा आपने कहा कि सर इस पॉइंट पे बताइए कितनी है, पी पॉइंट पे बताइए कितनी इंटेंसिटी है। तो पी पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, आर। बताइए पी पॉइंट पे इंटेंसिटी जब निकालेंगे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे देखिएगा, आपने पी पॉइंट पे कहा इंटेंसिटी बताओ सर। तो पी पॉइंट पे जब इंटेंसिटी निकालेंगे हम लोग, तो पी पॉइंट पे आप जरा बनाओ ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो पी पॉइंट पर हमारा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा ये वाला, यानी कि पी पॉइंट पर जो हमारी वेव होगी, अंदर सोर्स होगा, वो हमारा कितनी एरिया में एनर्जी गिराएगा, है ना। तो अगर इंटेंसिटी निकालेंगे तो आ जाएगा पावर सोर्स की और डिवाइडेड बाय एरिया एनक्लोज्ड। तो पी पॉइंट को लेकर हम एरिया एनक्लोज्ड निकालेंगे तो एरिया एनक्लोज्ड आ जाएगा हमारा ये वाला, और इसको कहते हैं हम लोग एरिया को स्फेरिकल पोर्शन। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर कहते हैं, वो बड़े आराम से हो जाएगा हमारा ये। और पावर कांस्टेंट होती है और सब बच्चे जानते हैं, आराम से कर लेंगे कि इंटेंसिटी जो होती है हमारी वो आर स्क्वायर के इनवर्स होती है। ठीक, अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आप इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, इंटेंसिटी निकल आई। आपको पता है कि इंटेंसिटी खुद आपकी ए स्क्वायर पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी आपने यहाँ पे निकाल दिया कि 1/r स्क्वायर के। तो हमने दोनों बातों को एक साथ लिखा, तो ए स्क्वायर जो हो जाएगा 1/r स्क्वायर आ जाएगा, तो ए हो जाएगा 1/r हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे बात अगर करेंगे तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड आ जाएगा ऐसे केस में R2/R1। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो अगर कोई पूछे बेटा स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन कोई पूछे आपसे, तो स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन कोई अगर पूछे तो y इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड को आप r के साथ इनवर्सली वेरी करा दो, तो a/r लिख लीजिए और साइन या कॉस लिख लीजिए। आप यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लीजिए। तो मेरा कहना आपसे यह है कि ये स्फेरिकल वेव की इक्वेशन आ जाती है प्रोग्रेसिव वेव। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि जैसे मान लो लाइन सोर्स है, तो लाइन सोर्स का मतलब होता है ये ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट से आपकी परपेंडिकुलरली वेव चलती है। तो चलती कैसे है वेव, सिलेंडर के फॉर्म में चलती है। सिलेंडर, कैसे सिलेंडर बनेगा बेटा, देखो मैं बताता हूं। ये वेव हमारी ऐसे चलेगी, ये हमारी वेव इसमें ऐसे चलेगी, और अगला एक काम करेंगे, हमारी वेव देखो इसमें ऐसे चलेगी। ये देखिए, मतलब हम लोग अगर कहें तो ये वेव हमारी चलती है, ये वेव चल रही है, ये मतलब कई सारी वेव नहीं है, ये सेम वेव की अलग अलग पोजीशंस बताई गई हैं। तो सिलिंड्रिकल वेव में हमारी जो वेव चलती है वो हमारे लाइन सोर्स की लेंथ के परपेंडिकुलर चलती है। और बताओ अगर कोई पूछे कि इस पी वाले पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी है, कोई पूछे कि पी वाले पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी है, यहाँ पे क्या इंटेंसिटी है, ये कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, आर। बताइए कितने एरिया में हमारी वेव गिर रही है बेटा। तो अगर इंटेंसिटी निकालेंगे तो पावर डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया सिलेंडर का हो जाएगा हमारा 2πr/h, और h की जगह पे आ जाएगी लंबाई, और r क्या आ जाएगा, ये हमारी, और p पॉइंट पे हम लोगों ने निकाल दिया व्हाट इज द इंटेंसिटी। तो क्या बेटा बताइए कि लंबाई तो कांस्टेंट हो जाएगी, किसी भी ट्यूबलाइट की लेंथ कांस्टेंट होती है, और बेटा पावर कांस्टेंट होती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा
कि इंटेंसिटी जो हो जाएगी यहां पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब है इंटेंसिटी आर के इनवर्स हो जाती है। अच्छा, ऊपर वाले में क्या थी? इंटेंसिटी आर के स्क्वायर के इनवर्स थी। तो नीचे वाले में क्या है? इंटेंसिटी आर की पावर 1 के। बताओ कि किसमें इंटेंसिटी ज्यादा घट रही है? बताओ जरा। स्फेरिकल में ज्यादा घट रही है डिस्टेंस के साथ कि सिलेंडर में ज्यादा घट रही है? बताओ। स्फेरिकल। अब मेरी बात सुनिएगा, हमारे पास अगर कोई कहे बेटा, कोई अगर हमारे पास कहे कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो सर आपका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और इंटेंसिटी हमारी जो होती है वो आर के इनवर्स होती है, तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों को एक साथ बोलेंगे, ए स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ए जो हो जाएगा वो आर के अंडर रूट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी बेटा हमारे पास आ जाएगी वैल्यू A1/A2 जो आ जाएगी वो √R2/R1। कोई पूछे कि यहां पर सिलेंड्रिकल, याद रखिएगा, कोई पूछे यहां पे सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होगी, तो सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव जब हमारी चलती है बच्चों, तो सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव चलेगी तो उसकी इक्वेशन जो आती है वो आती है y = डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एम्पलीट्यूड अपॉन कोई भी एम्पलीट्यूड अपॉन √R, क्योंकि एम्पलीट्यूड आर के इनवर्स, आर के अंडर रूट के इनवर्स होता है, तो ये एम्पलीट्यूड वेरी करेगा और यहां पे आएगा साइन, या बेटा आएगा कॉस, और बेटा यहां पे आएगा ओमेगा टी और प्लस माइनस के एक्स। बोलिए बच्चों, डन? बता दीजिए दोनों क्लियर हो गया? यस सर। अगर हम बात करें बेटा, कोई आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे प्लेन सोर्स जो होता है ना उसमें इंटेंसिटी जो होती है वो कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे ये प्लेन सोर्स है, अब इससे कितनी भी दूर पर आप इंटेंसिटी निकाल तो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट हो जाती है। इंटेंसिटी और आपका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, एम्पलीट्यूड आपका डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए आपको पता है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, याद करो, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन मैंने आपको बताया था y = a और साइन और या कॉस, और मैंने आपसे कहा था इस इक्वेशन में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं रहेगी। मतलब आप अगर चाहो तो A/R⁻0 भी लिख सकते हो, तो अगर आपको फील आ जाए तो आप यहाँ पे A/R⁻0 भी लिख सकते हैं। तो क्या बच्चों आप लोगों को इतना बता दो कि क्या प्रोग्रेसिव वेव बनाना आ गया? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में प्लेन क्यों बोला, इसमें सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव है, मतलब वही है सिंपल हार्मोनिक सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव, और यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव। अगर स्फेरिकल है तो आपके पास A/R, अगर सिलिंड्रिकल है A/√R, है ना, स्मॉल ए कर दो। और बेटा अगर हमारे पास ये प्लेन है तो A/R रहेगा ही नहीं। अब आप देखो, आपके घर में एक बल्ब लगा है, सोर्स लगा है, आपके घर में एक बल्ब लगा है, समझना, आपके घर में एक बल्ब लगा है और एक बालक हमारा बल्ब से पढ़ रहा है, 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ये आपका 100 वॉट से पढ़ रहा है, और एक बेटा आपके घर में ट्यूबलाइट लगी है। ट्यूबलाइट कौन सा सोर्स होता है जल्दी बताओ, लाइन की स्फेरिकल? सिलेंड्रिकल। नहीं, हाँ सिलिंड्रिकल। पॉइंट सोर्स ये होता है और लाइन सोर्स ये होता है, और एक हमारे पास प्लेट लगी हुई है। नहीं, आजकल छतों में नए नए घर होते हैं, उन्हें प्लेट लगा दी जाती है, उनमें प्लेट लगा दी जाती है, ये हमारी पैनल लाइट होती है,
इसको पापा से पूछना, पापा ने अगर लगवाई है तो उसको पैनल लाइट कहते हैं, घर में छत पे लगाई जाती है। फिक्स्ड ऑन रूफ। प्यारे बच्चों, अब आप देखो, यहाँ पे एक बात हम ये कहें कि यहां से एक बालक हमारा पढ़ रहा है, और ये बालक हमारा जो है, बच्चा हमारा, ये बॉय हमारा 1 मीटर पे है, यहाँ पे किताब लिए पढ़ रहा है। ये बालक हमारा किताब लिए पढ़ रहा है, ठीक है। और यही बॉय हमारा यहाँ पर भी 1 मीटर पे है और ये किताब लिए पढ़ रहा है। और यही बालक हमारा यहाँ पर भी 1 मीटर पे है। तो जो इंटेंसिटी इसको मिलती है 1 मीटर पे, अगर ये 1 मीटर से 2 मीटर पे चला जाता है, 1 मीटर से 2 मीटर पे लड़का चला जाता है, तो एक बात समझ लीजिएगा, यहां पे इंटेंसिटी सेम रहती है। बदलेगी नहीं। यहां पर इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी I2 अपॉन I1 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का, और ये आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और I2 अपॉन I1, हम ये कह सकते हैं कि I2 जो है वो I1/4 हो जाएगी। बोलो बच्चों, एग्री कर रहे हो? इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1/4, 1/4 हो जाएगी। अच्छा बेटा, यहाँ पे एग्री कर रहे हैं? ट्यूबलाइट हमारी जब घर में आई थी पहली बार, तो ट्यूबलाइट में हमारी इंटेंसिटी जो होती थी वो हमारा फॉर्मूला होता था I2 अपॉन I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1। ऐसा क्यों? ट्यूबलाइट में हमारी इंटेंसिटी R के इनवर्स होती है, और पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी R² के इनवर्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2, उल्टा हो गया क्या? ठीक, ये आ जाएगा आपके पास R1 अपॉन R2, 1 मीटर पहले और 2 मीटर बाद में। तो बाद वाली इंटेंसिटी पहले वाली इंटेंसिटी की आधी रह जाएगी। तो बताइए, इसमें तो सेम रहेगी, बताइए सबसे अच्छा सोर्स कौन सा माना जाएगा? प्लेन। प्लेन। और उससे अच्छा कौन सा माना जाएगा? ट्यूबलाइट सर। और सबसे बेकार कौन सा माना जाएगा? पॉइंट बल्ब। आप घर में अपने कमरे में 1 मीटर 2 मीटर पे जैसे ही खिसकना शुरू कर दोगे, पढ़ते ही हैं घर में हम लोग, ट्यूबलाइट की खोपड़ी बैठ के तो पढ़ते नहीं है कि एकदम ट्यूबलाइट पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जरा से दाएं बाएं टहलने लगेंगे, वहीं पे हमारे, अगर ट्यूबलाइट है तब भी घट जाएगी, और अगर बेटा बल्ब है तो बहुत ही घटेगी। और अगर हमारा ये दिया जाएगा पैनल लाइट, तो फिर आपकी बिल्कुल नहीं घटेगी। तो पैनल लाइट घरों में छत पे इसीलिए लगवाते हैं पापा आपके, कि आपकी आंखें खराब ना हो, और फिर भी तो सर, आप लोग पढ़ते नहीं। सर अब तो हाँ, ट्यूबलाइट अब स्क्वायर वाला आने लगा ना सर, अब तो सिलेंडर आता नहीं है। अरे बाबू, स्क्वायर वाले को पैनल लाइट कहते हैं, यही तो बोल रहा हूं। यस सुनो, जो आप ट्यूबलाइट कह रहे हो ना बेटा, जी जी सर। अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि जो ट्यूबलाइट लंबी सी होती है वो अब जी, आपकी square एलईडी वाली। स्क्वायर शेप की हो गई है? जी जी जी। अच्छा अच्छा, अरे तो फर्क नहीं पड़ता है, मतलब, सर ये हाँ मतलब ये है कि लगभग लगभग सिलिंड्रिकल मान लो, है ना। अब कोई चौकोर तो कोई हम लोग इस तरीके का वेव फ्रंट तो डिजाइन किए नहीं। तो कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमारा जितना ट्यूबलाइट में मोटा मोटा, ठीक है। तो बच्चों, ये तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपके इच्छा के हिसाब से हम आपको एक काम करते हैं कि ये वाला वेव लेक्चर, ये बेटा हम आपका चैप्टर 1 और प्रोग्रेसिव वेव, ये पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट। पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा था,
तो बच्चों कल आपका पास टाइम है और मैं आपकी इस पूरे वीक में टारगेट बना के बैठा हूं। तो टारगेट मेरा बना रहेगा, सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? बिंदु ने बोला पैनल लाइट राउंड शेप की भी, हाँ डिफरेंट शेप की है बेटा, हर किसी में। अब हमारे स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये बताइए, एक मिशन के साथ आपके साथ जोड़ा जाए तब ठीक रहेगा कि ऐसे ही चलेगा? मिशन के तहत। तो हमें लगता है कि हम लोग जो है एक मिशन के तहत जो है इसमें कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में भी वही काम करते हैं। जी सर, सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। तो एक मिशन और एक टारगेट के साथ रहें, तब कहीं जाके हमारा काम बन पाएगा। अब पीडीएफ जो है प्रिंटेड फॉर्म में भेज देंगे हम आपको। और कौन सा पीडीएफ नहीं भेजा है हमने? सर वो जो आज क्वेश्चन वाला वाला था लेक्चर जिसमें आपने सोल्यूशन कर दीजिए एक बार। बेटा कौन सा वाला? सर जो अभी 45 क्वेश्चन कराए थे उसके सोल्यूशन जो थे आपने कई किए थे। 45 क्वेश्चन वाला जो है, फ्लूइड चैप्टर का नाम मैकेनिक्स, बताइए। फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स 3 करके था सर। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स 3 करके था। फ्लूइड मैकेनिक्स 3 करके था, फ्लूइड शीट 3 थी। अरे तो भाई सर आज का लगा दीजिए एक बार स्क्रीन पे, हम ले लेंगे। चलो हम आज वाला भेजते हैं बेटा पहले, ठीक है बच्चों? आज वाला भेजते हैं और फिर हम लोग बेटा कल वाली क्लास में, अच्छा कल की क्लास के पहले सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन इस चैप्टर के भेज दें मुझे। सर ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो हम फटाफट लैपटॉप पे लगा लें और लैपटॉप पे लगा के तुरंत आपको बता दें। बोलो, एग्री कर रहे हो? यस सर। आपके बैच में हम टाइम से जुड़े हुए हैं, तो लगातार बेटा इस वीक का काम खत्म कर लेते हैं बच्चों। तो कल वाली क्लास के पहले हमें अपने अपने डाउट भेज दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सर। ओ गॉड ब्लेस यू बच्चों। थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय बेटा, बाय बाय। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ का शीट था, हमें हेडिंग बताओ थोड़ा सा। यस सर, मैं प्रॉपर्टी लिखा था और शीट ये लिखा हुआ था हेडिंग में। ओह यस। बाय बेटा, बाय 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 बाय। अच्छा चलो मैं देखता हूँ बेटा है। उत्कर्ष देखता हूँ बेटा है। यस सर।